अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। नया दिन है और नया हफ्ते का आगाज़ हम करने जा रहे हैं आज से। मंडे को आई नो थोड़ा सा ना मुश्किल होता है हमारा सबका ऑफिस से जाना, क्योंकि छुट्टी होती है। छुट्टी के दिन हम मौज मस्ती कर रहे होते हैं, गेट टुगेदर्स कर रहे होते हैं, बाहर हैंग आउट्स कर रहे होते हैं, डाइनिंग कर रहे होते हैं, तो सुबह सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन फिर भी हमने अपने दिन का आगाज़ करना होता है, हमने अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करना होता है। जब आप रात को सोते हैं, समझे कि लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपकी सुबह आपने उठना है कि नहीं उठना, आपको ज़िंदगी मिलनी है कि नहीं मिलनी। इसलिए हमेशा ये सोचकर जब सुबह उठते हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें एक नई ज़िंदगी अता की है दोबारा से जीने के लिए। जो आप गलतियाँ पीछे कर कर आए हैं उनको भूलकर दोबारा से आगे मज़ीद आगे बढ़ने के लिए और दोबारा ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से उसको जीने के लिए आपको अता की गई है। तो इसका भी शुक्र अदा हमें करना चाहिए कि हमें सांस आ रही है, हम सुबह से दोबारा उठे हैं, अल्लाह पाक का जो खूबसूरत नज़ारे हैं हम उनको दोबारा से देख पाएंगे। एक तो ये चीज़ें, दूसरा हमने देखा है कि हमारे घरों में ना मामूल के मुताबिक ज़िंदगी अब एक ट्रैक पर आ गई है। वो किस तरह के, आज से आपको पता है कि बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं। माएँ ख़ास तौर पर घर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि बच्चों के स्कूल खुल नहीं रहे हैं, दिन ब दिन जो डेट्स हैं वो आगे जाती जा रही है, डिले होते जा रहे हैं। तो आज सारी माँओं ने जो हमें इस वक्त देख भी रही है, उन्होंने सुख का सांस लिया है, उन्होंने बच्चों को आज स्कूल भेजा है और एक मामूल पर ज़िंदगी उनकी चलेगी। बच्चों की भी आएगी, स्कूल जाएंगे, एकेडमीज़ जाएंगे, कुरान मजीद पढ़ने जाएंगे। तो पहले जो पूरा 24 घंटे वो घर गुजारते थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी माँओं के लिए भी। लेकिन अब वो बच्चों को भेजकर इस वक्त नाश्ता भी कर रही होंगी और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी देख रही होंगी। दूसरा, इन सारी चीज़ों में आपने उन लोगों को नहीं भूलना है। बेशक ख़तरा तो टल गया है। मैं सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात कर रही हूँ कि पिछले हफ्ते बहुत गंभीर सूरत हाल रही, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल रही। ख़तरा बेशक टल गया है कि जो रैला गुज़रना था, जो सैलाब आना था, जितना आना था वो आ गया, बाकी वो आगे गुज़र गया। उनके लिए भी दुआ करें जो दरियाए सिंध में जाके ये तीनों दरियाओं का पानी मिलना है और वहाँ पर भी बहुत सारी कह लें कि तबाहियाँ मचानी है, उनके लिए भी दुआ करें। तो हमें उनको भी ज़रूर याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो यही आज का पैगाम था मेरा जो आपके साथ हमने शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। नया हफ़्ता है और कुछ नई रेसिपीज़ हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज पहला ही दिन है हफ्ते का, तो सोचा क्यों ना झटपट सी बनने वाली और मज़ेदार से डिश आपके लिए लेकर आई जा सके, जो कि आज ही आप बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। मौसम भी अच्छा है और साथ ही साथ उनका मूड भी अच्छा कर सकती हैं आप। तो इस पर बात करने के लिए, हमें रेसिपी सिखाने के लिए शेफ़ रुखसाना मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत ही मज़े की जो है ना वो रेसिपीज़ लेकर आती हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। शेफ़ रुखसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेफ़ रुखसाना, आज क्या लेकर आई हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी, मुगलाई हांडी। मुगलाई हांडी ओवरऑल सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लाइट सा फ्लेवर होता है और हल्का होता है और इजीली ये खाया जाता है। आप नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली लच्छे वाला जो पराठा होता है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। अच्छा, ये जल्दी रेडी हो जाती है। सही है, ये तो आपको हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। लेकिन कुछ रैंडम हमारे दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं हाइजीन को लेकर। फिर अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं उसको लेकर, तो हाइजीन से रिलेटेड तो हम चले वहाँ पर बात कर लेंगे कि हमने हाइजीन को प्रॉपरली किस तरह करना है। जब आप साथ साथ बता रही होंगी और बना रही होंगी, थोड़ा सा ही बताइए। जैसे आप अपना कारोबार कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन जब देखती हैं तो वो कहती हैं कि हम भी अगर अपना कारोबार करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंसर्न्स होने चाहिए, किस तरह आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आसान है या मुश्किल है अपना कारोबार शुरू करना?
देखिए मेन चीज़ तो होता है ना, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने शुरू क्या करना है, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ जो होती है ना उनके माइंड में काफ़ी स्टोरीज चल रही होती है। आपने एक स्किल्स को आगे लेकर जाना होता है जो आपका शौक हो, क्योंकि आपका जब शौक हो ना, कोई स्किल्स आपका शौक बन जाए, वही आपको प्रोफेशनल पैशंस बन जाता है और स्किल्स में आप थकते नहीं हो। मेन चीज़ ये होती है, आप कोई ऐसा काम सीखें जो आप जिसकी ग्रिप्स टोटली थ्रू आउट आपके पास हो, कि आप किसी पर डिपेंड ना करते हो। बिजनेस मोस्टली जो फ्लॉप होते हैं ना, वो इसी वजह से फ्लॉप होते हैं कि हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन हम दूसरों पर डिपेंड करके बिजनेस शुरू कर देते हैं। हाँ। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जिन पर आप डिपेंड करते हैं वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर आप भी दिल हार जाते हैं और आप कारोबार को बंद कर देते हैं। इसलिए आप हमेशा वो कारोबार शुरू करो कि आपको उसको नो हाउ का पता होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने इस काम को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे करनी है, सेल्स को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर को डील कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपका बिजनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। हमारे यहाँ पता क्या करते हैं लेडीज़ जो भी है, मर्द भी काम बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू में बिजनेस शुरू करते हैं। एफर्ट देखो, बिजनेस जो है ना एक छोटा बच्चा है, इसको पालना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करता है। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं यार बस बिजनेस हमने शुरू कर लिया, पैसा लगा लिया और बस पैसा आ जाना चाहिए, शुरू कर दे। हाँ, ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ता है, सब्र के साथ चलना पड़ता है और आपको अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है। और मुझे याद है, हमारे जो नए देखने वाले ऑडियंस है उनको बता दूं कि आप पहले, आपका प्रोफेशन शेफ नहीं था, आपका प्रोफेशन ये नहीं था। जो शेफ रुखसाना थी, जब पहली दफ़ा मैं इनसे मिली और इनका इंटरव्यू मैंने किया तो इन्होंने मुझे बताया कि ये बैंक की नौकरी करती थी, बैंक में थी और वहाँ पर कितने साल इन्होंने नौकरी की है। मैंने 12 साल नौकरी की और उसके बाद इनको ये आइडिया हुआ कि मेरा प्रोफेशन ये नहीं है, मेरा प्रोफेशन किचन है, खाना पकाना है और बड़े लार्जर स्केल पर पकाना है। तो उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर, हाई स्केल की नौकरी छोड़कर वो अपने बिजनेस की तरफ आई। उन्हें भी बहुत ज़्यादा पेशेंस का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानियां आपको भी आई होंगी। डेफिनेट, मैंने बहुत कुछ फेस किया, मैंने बड़े फेलियर देखे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे ही सक्सेस मिल जाती है किसी को भी, जितनी भी एग्जाम्पल है, किसी को ऐसे इजीली प्लेट में रख के सक्सेस नहीं मिलती, एफर्ट करनी पड़ती है। इसके बैकअप में जो स्टोरी होती है ये उसी को ही पता होता है जो एफर्ट कर रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है। व्हाइट कॉलर जॉब छोड़कर आप अचानक किचन में चले जाना, हाँ। तो ये एक बड़ा मुश्किल था, लेकिन हैंडल किया मैंने, हर चीज को हैंडल किया, मैनेज किया, हाँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल, आप एक सक्सेसफुल लेडी के तौर पर आप काम कर रही हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं। कारोबार में ना बड़ी बरकत है, बिजनेस कोई भी शुरू किया जाए ना बरकत है इसमें। जॉब में आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलनी है, कारोबार में आप जितना पैसा लगाएंगे, जितनी एफर्ट लगाएंगे, उसका ही रिवार्ड आपको मिलना है। बस ये थोड़ा आहिस्ता 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 ऐसा ऊपर ग्रो करता है, एक ही दम नहीं आप एक्सपेक्ट करते होते कि यार मुझे बस अभी मिल जाए सब कुछ। इसलिए मैं यही कहूँगी सबको जो फ्रेश एंटरप्रेन्योर है कि वो अपना कारोबार शुरू करे, आराम से इजी रिलैक्स होकर चलें। अच्छा, और अच्छा दूसरा ये भी कारोबार से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है ना कि आपके पास बहुत बल्क में पैसा होगा, बहुत ज़्यादा यानी कि पैसा होगा, तब आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपने जब अपना शुरू किया था किचन का सारा, तो आपके पास बहुत सारा पैसा था जो आपने शुरू किया था? बिकॉज ये माइंडसेट है हमारा, ये माइंड सेटिंग है और कुछ भी नहीं है। मैंने 1 लाख से अपना बिजनेस शुरू किया था और वो भी मुझे बैंक से प्रोविडेंट फंड आया था, तो मैंने उससे अपना बिजनेस शुरू किया था और 1 लाख से। मेन चीज होती है आपका अपना माइंडसेट, आपने अपना बिजनेस को कैसे। लोग 10,000 में भी ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने 10,000 से काम शुरू किया, 25 से काम शुरू किया और आज वो माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पर। मेन चीज पता क्या होती है, कंसिस्टेंसी। आप जुड़े रहो अपने काम में। कितने साल हो गए आपको? मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं। 7 ईयर्स हो गए। और वो जो 1 लाख से आपने शुरू किया था, वो लाख कितने बना लिए? मैंने माशाल्लाह अपना घर बनाया, सबसे सक्सेस बात है माशाल्लाह। अब आप ये देखें कि 7 सालों में उन्होंने इस चीज से अपना घर जो है ना वो बना लिया। जॉब करने वाला बंदा घर बना सकता है, कभी भी घर बनाया, फिर अपनी गाड़ी बनाई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बिजनेस इतने लेवल पर है कि माशाल्लाह से मैं आई एम टोटली सैटिस्फाइड। क्या बात है कि तो मेरे ख्याल से हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लोग हमारा वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है ना रेसिपी बनाना भी उनको सिखाएं, ताकि वो आज अपने पूरे इंग्रेडिएंट्स फिर ना वो उनको प्रॉपर्ली वो मैनेज कर ले। तो
चले फिर काउंटर पे चलें और हमें बताइए कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं ताकि हमारे देखने वाले ऑडियंस जो है ना उसको नोट डाउन कर ले। ये मैं हाफ केजी की रेसिपी बना रही हूँ। आप उसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, ये बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ठीक है, ये वाइट मुगलाई हांडी है। इसके लिए आपने 4 प्याज लेने हैं, 4 अनियन लेने हैं और उसको बॉईल करके आपने इतना पानी लेना है कि उसी पानी में ये बॉईल हो जाए, फिर आपने उसको ग्राइंड कर लेना। ये देखिए, अच्छा, ये मतलब 4 प्याज लेने हैं हमने। हाँ, और उनको बॉईल कर लेना है और उसको ग्राइंड कर लेना। और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं देना, तो उसकी जो लुक है ना वो ब्लैक हो जाएगी। आपने थोड़ा तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना। बॉईल करके उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड कर लेना, ठीक है। अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। ठीक है, हाफ कप तकरीबन आपने ऑयल डालना है और आपने ये बॉयल प्याज ग्राइंड किया हुआ ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है जी, देखिए कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है, इसलिए तो मैं वहां से उठ के आ गई हूँ। यहाँ पर उसकी खुशबू जो है ना मुझे खींच के इधर ले आई है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कुछ लोग जो मटन खाने के शौकीन हैं वो इसको मटन में भी बना सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बना सकते हैं। आपने मटन को पहले आपने मटन बोनलेस लेना है और उसकी वही क्यूब कटिंग करके आपने थोड़ा सा उसको बॉईल कर लेना है, क्योंकि मटन आपको पता है कि गलता नहीं है। तो आप उसको बॉईल करके एज इट इज सेम यही मेथड है, मटन का भी, बीफ का भी और चिकन का भी। अच्छा, सेम यही मेथड है। ठीक है, आप इसी तरह पकाएं, मटन में पकाएं, मटन में पकाएं, चिकन में पकाएं या बीफ में पकाएं, सेम यही इंग्रेडिएंट्स होंगे। और बस आपको जो प्रोटीन का जो पोर्शन है ना वो आप अपने तौर पर जो है ना वो ले सकते हैं। सही है। तो ये हमारी जो है मुगलाई हांडी जो मुगलों के दौर से आ रही है, चलती आ रही है। पर नाम से तो यही लगता है कि शायद ये मुगलों के दौर से चलती आ रही है, तब वो लोग ये खाते होंगे और इसलिए इसका नाम रखा गया है। बस ये ट्रैवल करती 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 पाकिस्तानी रेसिपी बन गई है। और ये इतनी झटपट बनती है घर में कि इजीली आप घर वालों को बना के खिला सकते हैं। कोई अचानक से आपके घर गेस्ट आ गया, आप उसको भी फटाफट बना के और इजी बना के खिला सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी है और मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही है, इसलिए हम आपको झटपट सी जो रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। 5 मिनट में तकरीबन ये रेसिपी आपकी रेडी हो चुकी है। बोनलेस में है, बीफ में या मटन में आप बनाएंगे, आप पहले से बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके और इसी तरह क्यूब कटिंग। ये देखिए, ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ठीक है, सही है। साथ ही साथ ये भी चल रही है। अच्छा, जो हमारी देखने वाली हैं ख़वातीन, उन्हें ज़रा ये भी बताएं कि किचन की जो हाइजीन है हम उसको प्रॉपरली लेकर चल सकते हैं। हाइजीन ना हो तो खाने का भी मज़ा नहीं आता है। डेफिनेट, देखिए ये हमारी अपनी ही मिस्टेक होती है कि हम घर में काम कर रहे होते हो या किसी मेड के थ्रू काम करवा रहे होते हो, तो आपका एक मेन चीज़ है फ्रिज बहुत मतलब रेगुलर बेस पर यूज होता है। आपकी जो फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी होती है वो टोटली तौर पे कवर होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम फ्रूट भी उसी में डाल देते हैं, हम प्याज भी डाल देते हैं, टमाटर भी उसी में। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रॉपर तरीके से रैप करें। ठीक है, रैप करके आप उसको रखें। और क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं और बोतल लेते हैं, वो बोतल हम उसी तरह निकाल कर फ्रिज में, मतलब ये हाइजीन का ख्याल ना सिर्फ मदर को नहीं रखना होता, ये घर के बाकी सारे अफराद को भी रखना होता है। लोग हैं उनको ख्याल रखना होता है। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की नहीं है, ठीक है। उनके घर में जितने भी फैमिली मेंबर खाने वाले तो सारे हैं। बेचारी माँ जो है वही अकेली काम कर रही होती है, हाइजीन का ख्याल रख रही होती है, बच्चों को भी कह रही होती है और साथ में हस्बैंड को भी कह रही होती है। सब देखिए, जब आप रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं, टीम वर्क काम होता है। टीम वर्क काम होता है, सिर्फ एक सूट शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं काम कर रहा होता है, वो सब हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो ये हर चीज़ पे डिपेंड कर, आपने हर नीटनेस का ख्याल रखना, आपने चीज़ों को रैप करके रखना। मटन, बीफ, चिकन जो है उनको अच्छी तरीके से धोकर वॉश करके लेमन लगाकर या फिर विनीगर लगाकर रख लें। जब आपने वॉश करना है तो फिर आप थोड़ा सा विनीगर लगाकर उसको वॉश करें, क्योंकि मटन में से मोस्टली ये होता है कि स्मेल आ रही होती है। ठीक है, आप अगर आप विनीगर या जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा, इसी तरह आप फिश आ रही है, फिश का भी यही है कि फिश को भी आप अच्छी तरीके से वॉश करके उसमें लेमन और विनीगर लगाकर आप रख दें। ठीक है, अजवाइन थोड़ी सी
अजवाइन अजवाइन अदरक लहसुन का पेस्ट आप लगाकर उसको अच्छी तरीके से रैप करके फ्रीजर वाले हिस्से में रख। अच्छा, मतलब वो लगा के सारी चीजें रख देनी, उसको वॉश नहीं करना है? ठीक है। जब आप मार्केट से लेकर आते हैं ना, मार्केट से जब आप लेकर, क्योंकि वो भी मसाला लगाकर पहले वॉश करें, उनका मसाला वॉश करें, फिर आप अपना मसाला लगाएं, ठीक है, और उसके बाद उसको रख दें फ्रीजर में, आप रख सकते हैं। उसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट, विनीगर, अजवाइन, लेमन जूस। जनाब, हमारे यहाँ ना हर कोई टोट के बताने को तैयार होता है, मुख्तलिफ तजुर्बात हमारी आंखों के सामने होते हैं। वही तजुर्बे जब हम अपने घर पर ही ख़ुद करते हैं तो वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। आखिर क्या वजह है कि जो फ़वाइद बताए जाते हैं वो हमारे चमचे हिलाने से नहीं मिल पाते हैं? तो इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो ये जानेंगे, दूसरा हम हर्बल इलाज और नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं वो जानेंगे कि मौजूदा दौर में इसकी अहमियत क्या है, और ख़ास तौर पर एलोवेरा के हवाले से जानेंगे कि मौजूदा दौर में एलोवेरा की अहमियत और हर्बल अगर इलाज की तरफ आप जा रहे हैं तो उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाशिम खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हर्बल एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मौजूदा दौर में हर्बल लाइफस्टाइल अपनाना कितना ज़रूरी हो चुका है? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वैलिड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक कि ये क्वेश्चन हमारे लाइफ लाइन होना चाहिए, क्योंकि हम इस दौर में हैं कि जहाँ पे इस वक्त हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर कोई वायरल डिजीज़ आ जाती है हम फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और इसी तरह बहुत सारे इन्फेक्शंस जो कि मोस्टली जो हमारी सिंथेटिक चीज़ें हैं वो उसके ख़िलाफ़ रजिस्ट हो चुकी हैं। ठीक है। मिस यूज़ होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। असल रीज़न ये होती है कि हम अपडेट नहीं होते। हम ये जानने को तैयार होना चाहिए, हमें ये जानने को कि आखिर जो चीज़ हम ले रहे हैं उसका रोल क्या है, वो हमारी बॉडी में जाएगी तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वो कैसे बॉडी में पेनिट्रेट करेगी, और क्या उसकी रिक्वायर्ड साइंटिफिक डोज होगी और क्या उसकी रिक्वायर्ड साइंटिफिक स्ट्रेंथ होगी। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में और गल्फ़ में वही हर्ब्स नंबर 1 पे आ रही हैं, लोग यू टर्न पे, और हमारे यहाँ हम कहते हैं जी हमारे जो हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं लोग, हमें तो आराम ही नहीं आता। नहीं, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का आजकल बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। हर कोई कहते हैं जी हमें ब्लॉटिंग रहती है, स्वेलिंग है, हमारे इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको डिटॉक्सिफाई करें आप मुख्तलिफ रेमेडीज़ के थ्रू। बहुत सारे आप इस तरह के कहवे पिए या वाटर इनटेक करें जिसमें ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। हर्बल तरीका क्या हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन का? देखें मिस, आपने यही अपने स्टार्ट किया कि जो हर्ब्स हैं ये वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेंट है। अगर आप किसी सिंथेटिक को एज ए डिटॉक्सिफिकेंट यूज़ करते हैं, अब ये कंफर्म है कि उसके मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं बॉडी में। ठीक है। जबकि जो हर्ब है अगर वो अकॉर्डिंगली साइंटिफिक स्टैंडर्ड पे है, हाँ, तो वो किसी किस्म का एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि अगर उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है तो वो भी इक्वली हार्मफुल होगा। आपने अक्सर देखा है, हम सुनते हैं, देखते हैं, हर बंदा टोटके बताने पे लगा। भाई आप ये भी तो बताएं कि अगर आपने एलोवेरा यूज़ करना है तो इसका यूजेज का डोज क्या है? अच्छा, एलोवेरा से डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है? वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेंट, वन ऑफ द बेस्ट, और वन ऑफ द बेस्ट इम्यून मॉड्यूलेटर है। अच्छा जी, वन ऑफ द बेस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तमाम इश्यूज को एड्रेस करता है। ओके। वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत सारे जितने भी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि एक जगह पे आता है कि जो एलोवेरा है, हम जिस पे काम कर रहे हैं एलोनॉक्स के नाम से, हम जो देख रहे हैं मार्केट में भी अवेलेबल नज़र आता है, उसमें ये है कि इसके 4 साइड्स हैं: एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पैरासाइट एज वेल। आप देखें कौन सा हर्ब है जिसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। ओके, वेरी गुड। मतलब इसमें इतनी स्पेसिफिकेशन और इसके अंदर जो वैरायटी भी है, और आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल भी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। ये सबको और डिफरेंट पर्पस में आप ये देखिए
कि आजकल जैसे आपने फरमाया कि डिटॉक्सीफाई होने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है जी। इसलिए कि वन टाइम आपका जो कोई भी पेशेंट या ह्यूमन बीइंग है वो अगर डायबिटिक है तो आप ये देखें कि उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं जी, यानी कॉन्कोमिटेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइकवाइज कि वो हाइपरटेंसिव भी हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही और उसको मिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी हो जाते हैं, उसको आर्थराइटिस के भी इशू हो जाते हैं, उसको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, भी, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, hypertensive भी, ठीक है। exactly, और उसमें हम इंजेक्टेबल्स की तरफ भी जाते हैं अगर उनसे फायदा नहीं होता। आप ये देखें वो कितने एडवर्स इफेक्ट करती होंगी, एक ही स्टमक है ना, True, वो that's कितना काम कर लेगा। तो प्लीज कम टूवर्ड्स द नेचर। शेफ रुखसाना की तरफ चलते हैं कि हमारी जो मुगलाई हांडी है वो कहाँ तक पहुंची है। जी शेफ। अच्छा, ये तकरीबन डन हो चुकी है। जब चिकन गल जाता है ना, सबसे एंड में आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। अच्छा, क्रीम भी हमने हमारे यहाँ करनी अक्सर है, लेडीज ठीक ये गलती करती हैं, वो दरमियान में क्रीम ऐड कर देती हैं। अच्छा। वो थिकनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और वो रूमा भी नहीं निकलता। हाँ। तो मैं अब क्रीम ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ठीक है। ये ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है। मतलब जब आप उसको फ्लेम से उतार रहे होंगे, आप जब डिश में डाल रहे होंगे तब आपने क्रीम डालनी है। तब आपने क्रीम डालनी है और ग्रीन चिल्ली फिर और मैंने ये इसमें हम ऐड डाल की रहे है हैं और मिर्चें, बादाम और बादाम भी, क्रश किए हुए बादाम डाल लें। आपके पास बादाम पड़े आप वो डाल लें, आपके पास काजू पड़े आप वो डाल लें। काजू डाल सकते हैं आप। अब आप ये ना कह देना कि किशमिश भी डाल दें। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, वो नहीं इसमें जाती, काजू और सिर्फ बादाम ही जाता है। अच्छा, इसकी जो लुक आती है ना, ये स्पेशल मैं हांडी लेकर आई हूँ हाँ, क्योंकि ये हाँ, मुगलाई क्या हांडी बात है। है। तो मैं इसमें हांडी में ही सर्विंग दूंगी क्योंकि पता क्या, मेन चीज जो होती है ना, पकाना तो serving है होती ही है, है, वो वो तो serving फ्लेवर होती है है, ही है, exactly। लेकिन मेन चीज होती है प्रेजेंटेशन। जो आप जब आप प्रेजेंट कर रहे होती है, आपका बर्तन कौन सा है, आप किस में कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो सीनियर से यही सीखा है कि सबसे पहले खाना जो होता है ना वो आपकी आंख खाती है। बेशक, ठीक है, फिर इसके बाद आप टेस्ट करते हो उस फ्लेवर को। पेट में जाता है जब हम खाना। कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि यार प्रेजेंटेशन कैसी है उसकी। ठीक है। और अब देखें माशाल्लाह से, अब अगर कैमरा दिखा रहा है तो ये इसमें ये चीजें डाल दी। अच्छा, एंड के ऊपर आपने दोबारा से उसको ना प्रेजेंटेशन के तौर पर, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया, हल्का सा माइनर। ठीक है, हल्का सा आपने ऊपर से ब्लैक पेपर जो है ना वो डाल दिया है। हाँ, ये देखिए अब मैं कैसे ये दिखाऊं। लें जी आपकी मुगलाई हांडी में ही इसकी थोड़ा सा खुशबू- इसको और ऐसे करेंगे ताकि हमारे देखने वाले जो है ना उसको देख सकें। ये देख लें आप उसकी ये जो देखें। लुक है, हाँ, रेस्टोरेंट ऐसे स्टाइल में थोड़ा ये सा आगे, आपको थोड़ा सा आगे बाहर करना। से ये आपको बाहर से 4000 की मिलती है। हाँ, ठीक है। इसकी यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 800 आई है। 800 आई। और ये माशाल्लाह से आप पूरी फैमिली तकरीबन 7-8 लोग इजीली खा सकते हैं। अगर 2000 भी आ जाती है हाँ। घर में तो 2000 की बचत है। और ये है कि 2000 में आप पूरे घर वाले जो है ना इजीली आराम से Easily 2-2 खा सकते 3-3 दफा सालन लेकर खा सकते हैं। बाहर जो है ना आप सिर्फ एक ही दफा लेते हैं और फिर मुंह बना के बैठ जाते हैं कि पता अब क्या, दोबारा हम- से कैसे घर में मंगवाएं, ये हम होता बड़ी है महंगी जब आप है। घर में प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, मेन चीज यही होता है कि अगर हमारे यहाँ लेडीज क्रॉकरी को भी देखे ना, खाने पकाती तो वो बड़े शौक से दिल लगाकर पकाती हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया जाए ना, आप यकीन करें बच्चे तक आएंगे खाने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। अगर आप बर्गर घर में बनाते हो और उसको अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके करते से हो, प्रेजेंट हाँ, करें, आप अच्छे यकीन तरीके कीजिए से। कि बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे। हाइजीनिक मेन होता है चीज घर में, hygiene एग्जैक्टली होता कि है। हाइजीन का ख्याल घर में रखा जाता है अच्छे तरीके से, स्पाइसेस का आप ख्याल रखा confident जाता होते हैं कि है, ये ऑयल चीज़- का, yes। हाँ, कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हम जो खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं। Good। तो आज हमने आपको मुगलाई हांडी बनानी सिखाई है। शेफ़ रुखसाना हमारे साथ मौजूद थी। शेफ़ रुखसाना, थैंक यू सो मच कि आप आई और इतनी मज़े की झटपट सी बनने वाली जो हांडी आपने हमारे लिए बनाई है। थैंक यू। हाशिम खान हमारे साथ मौजूद थे, हर्बलिस्ट हैं, और हम बात करते हैं कि मौजूदा दौर में हर्बल तरीके से आप अपनी ज़िंदगी किस तरह बेहतर बना सकते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप भी आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, कुछ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। पिछले 4-5 दिनों से बहुत ही गंभीर सूरत हाल थी। आपको वक्तन फ़वक्तन लाहौर न्यूज़ और हम लोग भी जो है एक एक चीज़ से अपडेट कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है, रावी में कितना पानी आ गया है, सतह कितनी बुलंद होती जा रही है, सैलाब की क्या सूरत हाल है, कितने इलाका जात जो है ना इससे, या कितने मोज़ा जात जो है ना
तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किस तरह लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत किस तरह काम कर रही है, कौन कौन से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, कौन कौन से वुज़रा वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके हवाले से बात की है। अब चूँकि थोड़ी सी संभली है सिचुएशन, ख़तरा टला नहीं है लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी संभल गई है कि रावी जो है ना वापस से अपनी पुरानी हालत पर आना शुरू हो गया है कि जो पानी की सतह है उसमें कमी वाक़ई हो रही है। तो अब जो जितने भी इलाके लाहौर के या जितने भी मौज़ाजात लाहौर के जो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, उन तमाम तर इलाका जात की मौज़ाजात की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। तो उस पर आज हमने बात करनी है कि किस तरह लोगों को इवैक्यूएट किया गया, कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया, मुंतकिल किया गया, नकल मकानी की गई और आगे की क्या सूरत हाल रहने वाली है, उनको क्या कोई इमदाद उनकी की जाएगी, डोनेशन दी जाएगी, उनको कोई रकम दी जाएगी ताकि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को बहाल किया जा सके, क्या पंजाब हुकूमत ने मज़ीद प्लान किया है, इस पर भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ इमरान अकबर चीफ़ रिपोर्टर स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, पिछला हफ़्ता बहुत ही हम सब के लिए कह लें कि एक अफसोसनाक भी रहा। फिर सारी जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम भी बता रहे थे, लाहौर न्यूज़ भी वक्तन ब वक्तन हर चीज़ के ऊपर अपडेट कर रहा था कि किस तरह ये सिचुएशन बनती जा रही है। तो अभी तक क्या सूरत हाल है, कितने मौज़ाजात इससे मुतासर हुए हैं, कितने लोग इससे मुतासर हुए हैं? देखें मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये पिछला जो हफ़्ता है ये बहुत रंजीदा जो है दौर गुजरा है। ऐसे लग रहा था कि टाइम ही नहीं गुजर रहा। अब उनका तो टाइम बाकी नहीं गुजर रहा जिन पे बुरा वक्त आया बेशक ऐसे और चीखें निकल गई हैं एक दफ़ा, और उन पर क़यामत के मनाजिर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। और जो है इस वक्त सबके दिल जो है वो रंजीदा हैं, बहुत परेशान हैं सारे। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अगर बात की जाए रावी की, और रावी को हमने बड़े गौर से देखा है और रावी बहुत इस वक्त ना जो हमने देखा है उसने अपनी जगह ली है वापस। अच्छा, ये है कि 38 साल बाद ये सैलाब आया है। हमारे उधर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे ना बुज़ुर्गों से भी बात हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐ सैलाब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमने तो पानी जो है वो पुल के साथ साथ देखा है। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि हम एक मॉडर्न दौर में हैं, जदीद दौर में हैं, तो कहते हैं नहीं लाहौर शहर में कुछ नहीं होगा। अच्छा। लाहौर शहर में पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं होगा। ये वो वादियाँ हैं जो रावी के अंदर जो हैं वो बनाई गई हैं। और जो इसका कुछ एरिया जो जसर से अगर आप शादरा की तरफ पानी आता है तो वो उन इलाकों में पानी निकाल दिया जाता है ताकि ज़रूरी ज़मीनों में पानी इस्तेमाल हो जाए। तो उन वादियों को टच किया गया है। मगर इस दफ़ा जब हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पानी का बहाव बढ़ा है और लाहौर को टच किया है और काफ़ी महंगे तरीन घर भी जो हैं वो अब लोग फर्ज करें गुजरात को भी बचाया गया। जो बड़े बड़े शहर थे उनको बचाया जा रहा है किसी तरीके से। सियालकोट देखें आधा डूब गया है, सियालकोट आधा डूब गया, कसूर डूब गया, नारोवाल, पसरूर, कसूर हमारा। देखें सियालकोट तो मेन शहर में आ जाएगा ना। पसरूर को अगर हम बात करेंगे तो पसरूर एक तहसील है, ठीक है, चमिंडा एक उसका गांव है। अब मकसद ये कहने का है कि अगर हम शहर में रिलीफ कैंप्स लगाते हैं तो 45 के करीब जो हैं उसमें से 18 रिलीफ कैंप्स हैं मुख्तलिफ स्कूलों में लगाए गए हैं और वहाँ पे लोगों को फूड दिया जा रहा है। बेहतरीन उनकी ना आवभगत की जा रही है ताकि इनके जो दिल दुखे हुए हैं ये परेशान ना हो। ये इनके इंतजामिया इनके साथ साथ है, ज़िला इंतजामिया इनके साथ साथ है, पेश है, सिविल डिफेंस के एहलकार वहाँ पे, तहसील जो हैं, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर मौजूद हैं। डीसी लाहौर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़िला इंतज़ामिया जिस तरह पेश थी और जिस तरह काम कर रही थी पंजाब हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया मिलकर बाकी भी जो इदारे थे, हमारे अस्करी और फ़ौजी इदारे, तमाम तर लोगों ने मिलकर इस सिचुएशन से निमटने की कोशिश की है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अब आगे की क्या सूरत हाल है, इन फ्यूचर इसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा, फ्यूचर के क्या प्लान
प्लान्स हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। डीसी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। डीसी साहब, ये सारी सूरत हाल के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये जो 5-6 दिन रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल बनी है, आज तक इसके ऊपर किस तरह प्रिपरेशन की गई, क्या क्या तैयारियां हुई, और आज तक की क्या सूरत हाल है, अपडेट क्या है आज तक की? जी, इसमें मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा फ्लड था इस साल का, ये अनप्रेसिडेंटेड था आफ्टर 1988। हमारे पास शादरा ब्रिज से 2,20,000 का रेला गुजरा, जो कि 12 घंटे सस्टेन रहा गुजरा। फिर ओवर द टाइम ये रिड्यूस हुआ और अभी एज ऑफ नाउ ये 67,000 क्यूसेक जो है वो शादरा ब्रिज से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हमें कोट नैना और जसर के केसेस पता लगे थे, तो हमारे लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम था, जो हमारा पंजाब की डायरेक्शन की थी, कि लोगों की जिंदगी को बचाना। जो हमारे फ्लड प्लेन में लोग बैठे हुए हैं, हमारा काफी लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट लाहौर में फ्लड प्लेन है रावी का, तो हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेस्क्यू की टीमों ने वो फ्लड प्लेन खाली करवाया। और आप देखें इतना बड़ा पानी हमारा लाहौर से गुजरा है, नॉट अ सिंगल ह्यूमन कैजुअलिटी, इवन नॉट अ सिंगल लाइफ स्टॉक कैजुअलिटी आल्सो। तो ये सारा हमारी टीमों ने वेल बिफोर टाइम जाके प्लेन क्लियर करवाया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उस तरह से। तो ये हमारा पहला काम था कि हम लोगों को रेस्क्यू करें, तो इस तरह कोई स्ट्रैंडेड ना रह जाए। उसके बाद जब ये हमारा पानी कम हुआ, तो उसके बाद हमारी मेन फोकस जो शिफ्ट हुआ वो बेसिकली लीड कैंप्स की तरफ हुआ। हमने 17 लीड कैंप्स जो है इस्टेब्लिश किए थे। अभी हमारे 7 लीड कैंप्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा चूंक है जो मोलनवाल की वादी है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं 3,500 के करीब। वो हमने क्लियर करवाए। अब हम लीड कैंप्स पे हमने फोकस किया। हमने 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, गाइडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे तमाम जो एसी हैं वो पर्सनल से देते हैं। इसके साथ साथ जो लीड कैंप्स में और इसके साथ हमारा फोकस जो डी वाटरिंग है, इस बाजू में ये पानी आया था, नेचुरली रिसीव भी किया है। और अब हमारी वासा की टीम, LWMC की टीम, रेस्क्यू की टीम रेस्टोरेशन पे लगी हुई है एज ऑफ नाउ। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इलाकों को रिस्टोर करें, सो लोग वापस अपने घरों को जा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा, दूसरा ये तो साथ ही साथ तमाम तर सूरत हाल चलती रहेगी। इन फ्यूचर भी बात करना चाहूँगी कि उसकी क्या सूरत हाल, क्या क्या फ़ैसले लिए जाएंगे, और ख़ास तौर पर जो रावी के बेड पर हमने देखा कि सोसाइटीज़ भी बनी हैं, रिहायशी वहाँ पे कितने रह रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं ख़ास तौर पर इस सैलाब की सूरत हाल की वजह से। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि किस तरह उन्हें इजाज़त दे दी गई, उन्होंने वहाँ पर सोसाइटीज़ बना ली, इतने बड़े बड़े वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बन गए हैं। अब उनके हवाले से क्या फ़ैसला लिया जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट जितने भी हैं वो यही बता रहे हैं कि ये साल तो गुजर जाएगा, अगला साल इससे भी ज़्यादा बदतर सूरत हाल इख्तियार करेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें हर साल फेस करनी पड़ेंगी। तो अब ज़िले इंतज़ामिया या पंजाब हुकूमत क्या फ़ैसला लेगी इन गैर कानूनी सोसाइटीज़ के हवाले से, या फिर ये जो रावी के बेड पर बनी हुई है सोसाइटीज़? डी साहब, मेरा भी एक सवाल ऐड कर लीजिएगा। ये कल रात का बार बार एक ना वो इंटीमेशन आ रही है कि 2 सितंबर की रात को बड़ा रेला जो है रावी की तरफ आ रहा है, क्या ये इस बात में हकीकत है? जी, मैं इसमें ये बता दूं, पहले तो हमारा भी फोकस है लोगों को रिस्टोर करना। हमने पहले फेज में उन्हें उनकी जो है लाइफ सेव की है। अब हमारा मेन फोकस उन्हें रिस्टोर करना, तो अपने घरों में वापस चले। जो आपने बात की कि आगे क्या एक्शन होना है, वो गवर्नमेंट इंशाल्लाह इस पर अपनी वर्किंग करेगी, और हम अगले मानसून से पहले इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक्शन सामने आएगा कि किस तरह हमने से लेके चलना है। दूसरा, जहाँ तक आपने रेले की बात की है, ऊपर अपर कैचमेंट है इंडिया की, वहाँ पे बारिशें हो रही है, लेकिन ये है कि हमें कोट नैना में जब आता है गेज, तो अभी कोट नैना में 40,000 है। तो ये कोट नैना से आगे हमें 36 घंटे लगते हैं जब ये रावी साइकिल तक पानी पहुंचता है। तो अभी उन्हें कोट नैना में 40,000 है, तो हमें पता लग जाएगा वैलेंटाइन से अगर वहाँ पे गेज बढ़ता है तो वो टेक दी मेजर्स अकॉर्डिंगली। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें कोई इस तरह का सेटलिंग अगले 3-4 दिनों में नजर आ रहा कि पानी बढ़ेगा रावी में। मतलब ये कह सकते हैं कि अब खतरे से बाहर है रावी। जी एग्जैक्टली, अभी एज ऑफ नाउ ठीक है, मतलब अब लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रावी जो है वो ख़तरे से बाहर है। डीसी
आपने डी साहब से सवाल मैं एक सवाल कर लेता जी हूँ। जी डी साहब, आपने जो ये कैंप्स फाल किए हैं, हमने देखा भी अंदर जाकर जो ख़ातीन हैं वो उनको आपने बड़ा अच्छा अंदर इंतज़ाम करके दिया है। क्या इनके लिए कोई अंदर इस तरह का सेफ्टी नहीं है कि छोटे बच्चे भी हैं, नौमलूद बच्चे भी हैं उनके साथ, तो वो किस तरह से अंदर तमाम लोगों में बैठ के गुजारा करेंगे? क्या अलग अलग से उनका कैबन्स वगैरह नहीं बन सकते ताकि जिस बड़े बड़े घरों से वो आए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से आगे जो है जगह मिल जाएँ? जी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हमने फैमिलीज को सेग्रीगेट करके फैमिलीज को अलग अलग रखा हुआ है। जहाँ तक हमने बच्चों की बात की है, हम उन्हें दूध भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉडलर्स को भी दूध प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे हेल्थ कैंप भी लगे हुए हैं, हमारी फीमेल ऑफिसर्स भी उधर है। तो वी आर लुकिंग आफ्टर दी फीमेल जो हमारे उधर लीड कैंप में लोग बैठे हुए हैं, वी आर लुकिंग आफ्टर देम प्रॉपर्ली। ठीक है जी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और ये सारी सूरत हाल के हवाले से कि कितने चीज़ें मुतासर हुई हैं और किस तरह ज़िला इंतज़ामिया जो काम कर रही है उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। जो है ना वो हुकूमत के लिए, इंतज़ामिया के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा कि किस तरह उन्हें दोबारा से उनकी ज़िंदगी की तरफ भेजना है, उन्हें उनके घरों में भेजना है, या किस तरह उनकी मदद करनी है। तो इस पर बात कर रहे थे, हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, पाकिस्तानी मुआशरा ख़ानदानी इक़दार और रिवायती रसूमात पर कायम है, जहाँ शादी दो अफराद की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का बंधन समझी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी वालिदैन जो हैं वो बच्चों की शादी या जल्दबाजी में कर देते हैं और जो आगे चलकर नाकाम हो जाती हैं किसी न किसी वजह की बुनियाद पर। अब मिसाल के तौर पर कि अगर लड़का कहीं गलत सोहबत में बैठा है या गलत आदात को अपना लेता है या वालिदैन की बातों को अहमियत नहीं देता या फिर उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, तो ऐसे में वालिदैन ये सोचकर उसकी शादी कर देते हैं कि शादी के बाद ना खुद ही सुधर जाएगा। भाई कैसे सुधरेगा? आप अपने बेटे को नहीं सुधार सके हैं तो जो आने वाली लड़की है वो कैसे सुधारेगी उसको? अब जिसको शादी से पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो शादी के बाद वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे कामयाब बना पाएगा? अब कुछ लड़के लड़कियां तो लव मैरिज के चक्कर में जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, लेकिन वो इसके हकीकी मतलब से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं, जिस वजह से फिर आगे चल के रिश्ते में तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं और दूरियां बढ़ने लगती हैं, मगर हकीकत में उनका जो रिश्ता है ना वो ख़त्म हो चुका होता है। तो आज के सेगमेंट में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि जल्दबाजी में की जाने वाली जो शादी है उसे कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं और शादी करने वक्त कौन कौन सी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि माहिर नफ्सियात है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जल्दबाजी की शादी, जिस तरह मैंने बात की है कि जी लड़का अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं संभाल रहा, गलत सोहबत में बैठ रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसकी शादी कर दें और जल्दी शादी कर दें। अगर 20 की उम्र में है और आपको लग रहा है कि अब ये ना गलत ट्रैक पर जा रहा है तो इसकी शादी कर दें, आने वाली लड़की इसको संभाल लेगी। ये जल्दबाजी की शादी का जो लड्डू है वो कितना नुकसानदेह होता है और कितना फ़ायदेमंद होता है? देखें, जल्दबाजी की शादी कभी भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जल्दबाजी की शादी का हमेशा नुकसान होता है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो कि दो मैच्योर लोगों में होना चाहिए। घर इसलिए टूटते हैं कि कोई शख्स अगर मैच्योर नहीं है। अब आप देखें कि अगर जल्दबाजी सिर्फ इस शादी की जाए कि बस जी शादी करनी है, बाज़ औक़ात हमारे माशरे में ऐसी रस्में पाई जाती है ना कि अब लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, तो जी तो अब शादी करनी है जी बस इसकी। अब देखें कि अगर इस बेस पे शादी का फैसला करेंगे तो उसका बिल्कुल नुकसान ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात आप याद रखें कि ये अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि शादी कर देंगे सुधर जाएगा, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, जो मर्द शादी से पहले निकम्मा होता है वो शादी के बाद भी निकम्मा ही होता है। ये जो शादी है ये एक जिम्मेदारी का नाम है, ये निकम्मे लोगों को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। तो अब आप देखें कि जो जिम्मेदारी आप नहीं उसके ऊपर डाल सके अपने बेटे के ऊपर, वो नेक्स्ट आने वाली जो बच्ची है या लड़की है वो किस तरह उसको जो है ना एहसास दिला सकेगी कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? एहसास नहीं दिला सकेगी बल्कि आप किसी की बेटी को लाके खराब करेंगे। अब आप देखें कि एक बच्चा जिसको आप ही नहीं सिखा सके, आप ही जिम्मेदार नहीं बना सके, तो जो बाहर से आने वाली है वो कैसे ठीक करेगी? और फिर बाय द वे उसको आप ठीक करने देंगे? ये बात है। जब आम
आमतौर पे ठीक करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं जी आते ही जी पीछे लगा लिया है, जी मेरा बेटा तो पहले ऐसे था ही नहीं। अगर उसने कुछ सुधारने के लिए कि भाई अभी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, लेकिन उसको सुधारने के लिए अगर कोई बीवी कुछ कह दे तो ये सबसे पहले जो उसको टॉन्ट ये दिया जाता है सास की तरफ से कि हमारा बेटा ही बदल गया है, सारा कसूर आपका ही है, जब से आई हो हमारे घर में ऐसा हो गया। अब आप देखें कि मुनीबा कुछ सासों का बस नहीं चलता, नहीं तो वो ये कहें कि जो सैलाब आया है ना ये भी हमारी बहू की वजह से आया है, इसने किचन में पानी खुला छोड़ दिया था तो इस वजह से इस मुल्क में सैलाब आ गया। इस तरह के मामलात बहरहाल हमारे माशरे में पाए जाते हैं। उसके देखें कि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हम शादी करते हैं, देखिए शादी तो एक मैच्योरिटी का नाम है ना, लेकिन आजकल होता क्या है, ये भी एक बड़ा मसला है, इसको मैं जल्दबाजी की शादी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल आप देखें कि आजकल की बहरहाल ये हकीकत तो है कि आजकल माओं को अपने निकम्मे बेटे के लिए लड़कियां पसंद नहीं आती। लड़कियों की बेटियों को जो है छोटी छोटी बातों पे रिजेक्ट करते हैं अपने बेटे को। और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर नाराज ना हो जाए, अपने लंडे के लड़के के लिए इनको लड़कियां पसंद नहीं आती। लोगों के घर जाती हैं, खाना खाती हैं, लोगों की बच्चियों को देखती हैं, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालती हैं, इनके जी नाक के नीचे नहीं आता, सिर्फ यही कि हमारा बेटा तो जी कुछ ऐसा चांद है। बिल्कुल। अब देखें कि ये जो चांद है, जब ये चांद किसी को घर में लेके आता है तो जाहिर बात है जिम्मेदारी नहीं ना फिर निभा सकता, जिसकी वजह से मसले होते हैं। अब लव मैरिजेस भी हो रही हैं, लव मैरिज में हम ज्यादातर देखते हैं उनमें भी कम उम्र होती है, कम उम्री की शादी उसमें भी हो रही होती है। तो ये लव मैरिज में भी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज भी हम देखते हैं, वहीं पर अनसक्सेसफुल स्टोरीज भी होती है, नाकाम भी हो जाती हैं। आपको उसमें क्या लगता है, वो भी जो जल्दबाजी की शादी हो रही होती है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती है? जी बिल्कुल, आजकल जो लव मैरिज है ऑब्वियसली ये जज्बाती किस्म के फैसले होते हैं, ठीक है, कि लव तो है ना जज्बाती किस्म की चीजें जो आजकल नौजवानों के माइंड में है। अब होता ये है कि किसी को कोई किसी वजह से पसंद आ गया, उसके बाद जी शादी होगी। देखें लव मैरिज करना, पसंद की शादी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुनीबा गलत लड़के के साथ शादी करना गलत है। निकम्मे लड़के के साथ गैर जिम्मेदार लड़के को पसंद करना गलत है। पसंद की शादी गलत नहीं है, लेकिन गैर जिम्मेदार लड़के को पसंद करना ये गलत है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बता देना कि कैसे लड़कियां आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि जी अब ये लड़का जो है जिससे हम मिल रहे हैं। लव मैरिज में ये होता है कि पहले ज़रा मीटिंग्स हो जाती हैं, आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तो वो कैसे जान सकती हैं कि अब ये जो बंदा हमारे साथ है ये गैर जिम्मेदार है, क्योंकि तब तो आप लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हर चीज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। देखिए इसमें बड़ी आसान सी चीज है, अगर आपने पता करना हो कि ये लड़का मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, आप देखें कि उसके साथ जब आप मिलते जुलते हैं तो उसके रवैये को देखें। अगर तो एक लड़का उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं, अगर तो जी सिर्फ वो अपनी जुल्फे सवार के ही रखता है और बड़ी बड़ी बातें करता है जी, और रानी बना के रखूंगा, जो कहता है ना मैं आपको रानी बना के रखूंगा, यकीन करें वो आपको नौकरानी बना के रखेगा। शादी से पहले ये लड़के कहते हैं कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं रानी बना के रखूंगा, लेकिन असल में नौकरानी बना के रखते हैं। अच्छा, उसमें फिर क्या है कि देखिए जो शादी है ना, ये इसका हमने फैसला करना होता है किसी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे कि किस बेस पे मैं फैसला करूं। आमतौर पे जब हम ये जो पसंद करते हैं तो आज ज्यादातर लड़कियां इसी तरह से पसंद करती हैं जी, लड़का जी बड़ा जी नार्सिसिस्ट है, बड़ी बड़ी बातें करता है और उसके बाद जुल्फें बड़ी इसने सवारी हुई हैं, बड़ी बड़े दावे करता है इस चीज पे। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो तब ये जो सारे दावे हैं, सारी चीजें ये हवा में उड़ जाती हैं। शादी के बाद आपको कैसा शख्स चाहिए होता है, जो मैच्योर हो, जो आपकी इज्जत करने वाला हो, जो आपकी जिम्मेदारी निभाने के काबिल हो। तो जब भी आप शादी से पहले लड़का पसंद करें तो उसमें देखें कि क्या ये शख्स जिम्मेदार और मैच्योर है या नहीं है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, आम तौर पे औरतें जो हैं वो गलत मर्द का इंतखाब कर लेती हैं और फिर सारी उम्र पछताती हैं, और क्योंकि पहले पता नहीं ना होता। तो आप जब अच्छा, इसमें फिर दूसरी बात है, अगर आपसे कुछ फर्ज करें ऐसा इंतखाब हो गया, अब आपने होगी जी शादी, तो अब इसमें कोई अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अब आप उनको ठीक करें कि जी। अब देखिए ना, एक बात यहां पे आती है कि जब हम इस तरह से अपने आप के लिए कोई शख्स चूज करते हैं तो होता क्या है कि वो उस बेस पे करते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं, ये मुझे कैसे वादे कर रहा है, कैसी वफाओं की बातें कर रहा है। लेकिन जब हो जाती है शादी, उसके बाद जब आप फिर जो कोई लड़की है वो मां भी बनती है, अब वो
नहीं रहेगी, अब वो होगी एक माँ। अब उसको अपने उस लड़के के से वो एक्सपेक्ट करती है कि अब ये मैच्योर हो, मेरे बच्चों को पालने वाला हो, उनका ख्याल करने वाला हो। तो प्रायोरिटीज जो हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं। हाँ। आप इस बेस पे अपने फैसले किया करें, लेकिन मैच्योर होके, क्योंकि देखिए मैं आपको बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अक्सर औरतें गलत मर्द का इंतखाब करती हैं और फिर सारी उम्र पछताती हैं। ये एक टाइम का ही फैसला होता है, इसको हमने बहुत बेहतर तरीके से करना होता है। अच्छा, अक्सर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अक्सर ये सुना होता है जी कि माशरे में एक चीज आम है कि जी ऐसी औरत घर नहीं बसा सकती, ऐसी औरत का घर नहीं बसता। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मर्द का घर नहीं बसता, कैसा मर्द घर नहीं बसा सकता। जरूर जरूर देखिए, सबसे पहले वो मर्द जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो घर नहीं बसा सकता। ठीक है। जो अपनी बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करता वो घर नहीं बसा सकता। जो मर्द अपनी बीवी के से की जो अपने घर वालों से इज्जत नहीं करवा सकता वो घर नहीं बसा सकता। वो मर्द जो कि निकम्मा है, जो काम नहीं करता, वो घर नहीं बसा सकता। वो मर्द जो कि इररिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो भी घर नहीं बसा सकता। वो मर्द जो कि मैच्योर नहीं है, जिसको जज्बाती तौर पे अभी भी बचपना ही है, उम्र तो बड़ी होगी लेकिन अभी उसकी जो है वैसे जहनी उम्र छोटी रहेगी, वो भी घर नहीं बसा सकता। तो ऐसे मर्दों को भी बहरहाल हमने अवॉइड करना होता है। और फिर दूसरी इसमें देखें ना, बात यह कि एक चीज आप देखें, जब आप किसी के घर जाते हैं, देखें माँ बाप की शहजादियां होती हैं। बाप चाहे बहुत अमीर हो या मजदूर हो, बेटी शहजादी होती है। आप किसी की शहजादी ला के तो उसके साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनका देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। चले जी, ये सारी चीजें थी जिनको हमने डिस्कस किया है। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया लाइया। सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवे ना तो कदे हुण अखियां तोले। सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवे ना तो कदे हुण अखियां तोले। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना प्यार मेरा, तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा, तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया लाइया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बहुत ही खूबसूरत गाया सवेरा नईम हमारे साथ मौजूद है और गिटारिस्ट हारिस सरदार ने भी हमें ज्वाइन किया है। सवेरा, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह, और आप तो अच्छा बजाते ही हैं गिटार माशाल्लाह से। तो सवेरा, क्या आजकल कर रही हैं, क्या प्लानिंग है आगे की, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। अच्छा। तो उधर पढ़ाई में बिजी हूँ, और इसके साथ अभी मैं मीडिया स्टडीज़ पढ़ रही हूँ, तो 5th सेमेस्टर में हूँ अभी। तो उसी में बिजी हूँ, और साथ साथ म्यूज़िक भी चल रहा है। तो फ्यूचर प्लान यही है कि दोनों को साथ लेके चलेंगे। अच्छा, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। अभी इजीली मैनेज हो जाता है स्टडीज़ भी और साथ साथ ये भी? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरी क्लास थी और मैं छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। तो अभी इसके बाद भी मैंने क्लास के लिए जाना है। अच्छा। तो मैनेज करना तो मुश्किल है, शौक हो तो फिर मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ जाता है। लेकिन मतलब मीडिया स्टडीज़ में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप ले सकती हैं। तो सिंगिंग ही करनी है या उसके साथ साथ कुछ और भी करना है?
नहीं, मुझे मीडिया में भी इंटरेस्ट है, राइटिंग वाली साइड पे अच्छा, या ओके। जर्नलिज्म वाली साइड पे, तो मैं उसमें भी आगे जाने की कोशिश करूँगी, पर म्यूज़िक ही मेन प्रायोरिटी अभी तो। अच्छा, अभी सिर्फ फोकस म्यूज़िक, हाँ, म्यूजिक पे ही है म्यूज़िक कि पे। म्यूजिक में ही ज़्यादा आगे आपने जाके करना है। ठीक है, तो फिर कुछ और भी सुना दें। बातें तो चलती रहेंगी लेकिन गाना ज़्यादा सुनना चाहिए, सुनाए हमें। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो सवेरा बताइए हमें, आपने सीखा किससे, इंस्पिरेशन किससे ली है आपने? घर में कोई और भी गाता था या नहीं? स्टार्ट मैंने कॉलेज, कनेट कॉलेज में किया। वहाँ पे मैं इंटर में जब गई तो वहाँ पे मेरे टीचर हैं सर अब्दुल रऊफ़, उनसे स्टार्ट किया। बट अभी मेलोडी ग्रूव म्यूज़िक सोसाइटी है हमारी, जहाँ पे हम लोग सब साथ जैमिंग वगैरह करते हैं, गाते वगैरह हैं। और इंस्पिरेशन मेरे फादर से आया, अच्छा। क्योंकि उनको भी शौक़ है म्यूज़िक का, तो वो बचपन से उनको देखते कीबोर्ड प्ले करते थे, हम साथ गाते थे उनके, तो यहाँ से शौक़ हुआ और फिर अभी तक शौक़ चल रहा है साथ। वेरी गुड। तो मतलब पहले उन्होंने ही आपको सिखाना शुरू किया, फिर जब आप कॉलेज गई तो वहाँ से फिर आपने टीचर बाकायदा, आगे। तो अभी आप बाकायदा सीख रही हैं जी, इसको? अभी मैं सीख रही हूँ। तो मेलोडी गाना ज़्यादा पसंद है, यॉनरा जो है ना उसमें, या मुझे किस तरह का? क्लासिकल में इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो मैं सीख भी रही हूँ अभी क्लासिकल भी, लेकिन आगे है कि क्लासिकल में अगर हो जाऊँ तो उसमें सीखूँ और बेहतर तरीके से। ठीक है। तो मतलब प्लानिंग करती रहती हैं कि चले गाना तो गा रही हूँ, कुछ और भी साथ साथ सीखूँ, खुद लिखूँ भी, कभी हुआ ऐसा? जी, जैसे राइटिंग वाली साइड में मैंने आपको बताया इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ पोइट्री वगैरह करूँ, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। इसके अलावा नई नई चीज़, फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो भी मीडिया से रिलेटेड है, तो सारे इसी तरह की चीज़ें मीडिया से वेरी related। गुड, वेरी नाइस। तो मामा आपके साथ आई हैं, जी, सपोर्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो हाँ। तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेके, तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सही है। तो आप ऑब्वियसली, आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी वॉइस टोन है, वो बड़ी कामिंग सी है, और वो तो लोग कहते नहीं है कि इतना ऊंचा कैसे गाओगी, और जो सुर है अगर ज़्यादा हाई नोट वाले लगाने पड़े तो वो कैसे करोगी? नहीं, अक्सर ये होता है क्योंकि आवाज़ सुन के ना लोग हाँ। कहते हैं कि बहुत बच्चों वाली आवाज़ है, तो गाना कैसे गा हाँ। लेती हो, तो फिर जब गाना सुनते हैं तो फिर हैरान भी होते हैं कि अब कैसे आवाज़ निकल गई। ओके। गाना सुनना किसका पसंद है आपको सवेरा? मुझे पाकिस्तानी सिंगर्स में मैडम नूरजहां के गाने सुनती हूँ, नैयरा नूर जी के सुनती हूँ, आजकल के सिंगर्स में आयमा बेग, आसिम अजहर, तो मैं मतलब रखती हूँ कि सबको सुनना है थोड़ा थोड़ा, ताकि अच्छा। आइडिया हो सबका। हाँ, घर में भी इतना ही लाइट
और कामिंग आपकी पर्सनालिटी होती है, इतना ऐसे ही बोलती हैं घर पे भी? घर में भी ऐसी है। अच्छा क्या बात है। तो और भी बहन भाई हैं? जी, मेरा एक बड़ा भाई है और एक बहन है, और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। अच्छा जी। तो आपको देखकर मतलब जैसे कज़न्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा हमारी कज़न इतना अच्छा गा रही है तो हमें भी इस साइड पर जाना है, हमें भी म्यूज़िक की उसमें जाना है, तो ऐसा है? नहीं, वैसे फैमिली जो बाकी हैं वो थोड़ा नहीं इसको सपोर्ट करते। अच्छा। तो उनकी तरफ से इतना नहीं है, लेकिन कुछ कज़न्स वगैरह हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, वो सबको बताते हैं कि हमारी कज़न ना ऐसे टीवी पे जा रही है, गाना गा रही है, वो तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन हैं रिलेटिव्स वगैरह वो इतना सपोर्ट नहीं करते, बट ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है तो पेरेंट्स का सपोर्ट है वो काफ़ी है, बाकियों का सपोर्ट होना ना होना बराबर होता है। सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ गुड। तो आगे का इन फ्यूचर क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर आप कोई एल्बम बनाने हैं या इस तरह का कभी सोचती हो? बिल्कुल सोचती हूँ कि आगे अपने गाने वगैरह करूँ, एल्बम बनाऊँ और काफ़ी अपने ओरिजिनल्स करूँ, तो कोशिश रहेगी कि आगे करूँ ये काम भी। ठीक है जी, चलें, बेस्ट ऑफ लक कि आपने जो सोचा है वो आप कर सकें, आप दोनों बल्कि कर सकें और आगे आप जाएं, अपने आप को भी जो पॉलिश करें और साथ ही साथ हमारा भी जो है ना पाकिस्तान का नाम भी बनेगा, आप लोग तरक्की करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए। हारिस सरदार और सवेरा नईम हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन जाते जाते आपने एक और गाना हमें सुनाते जाना है।